नमस्ते बच्चों, आप लोगों का इस राजशास्त्र के पहले वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। इसके पहले हमने आप लोगों का इतिहास का वीडियो भेजा, शायद आप लोगों को पसंद आया होगा। तो एक बार फिर से पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत है इस वीडियो में। इस राजशास्त्र विषय जो होता है इतिहास का सहयोगी विषय होता है। जैसे मानिए आपका 20 नंबर का एग्जाम होता है तो इसमें आपको 8 नंबर का राजशास्त्र के पाठ करते हैं। 40 नंबर का जब एग्जाम होता है, 40 नंबर की परीक्षा होती है तो 12 नंबर का आपका इस पाठ से राजशास्त्र के पाठ से रहता है। 40 नंबर में 28 का इतिहास रहता है, 12 का राजशास्त्र। यूनिट टेस्ट घटक परीक्षा जब होती है उसमें आपका 12 नंबर का इतिहास होता है और 8 नंबर का राजशास्त्र। तो बच्चों, इस राजशास्त्र के पाठ में आज हम जो पहला पाठ पढ़ेंगे वो है संविधान की प्रगति। संविधान का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जैसा कि जानते होंगे कि संविधान क्या होता है। एक तरह से हमारे देश को चलाने के लिए पुस्तक किताब जो तैयार की गई उसको संविधान कहते हैं। बच्चों, 15 अगस्त 1947 के पहले बहुत सारी सत्ताएं हमारे देश में आई, शासन की और चली गई। उसी दौरान एक भारत देश में अंग्रेज भी आए थे। अंग्रेजों ने अपने मन का जो नियम बनाते थे वह सदैव भारतीयों के लिए, हम सभी लोगों के लिए घातक और नुकसानदायक हुआ करता था। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ, हमारे भारतवासियों के मन में ऐसी अभिलाषा जगी कि हम देश को चलाने के लिए भारत देश का कानून बनाएंगे। तो उस समय जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो देश को चलाने के लिए कानून की, नियम की आवश्यकता जो पड़ी, जो कानून लिखा गया, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो थे, इसमें समितियां बनाई गई। इसके संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व्रत के, और इसमें एक समिति बनाई गई जिनका नाम मसौदा समिति दिया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर रहे। वही जो बच्चों, इन लोगों के योगदान से जो पुस्तक का निर्माण किया गया और जिससे आज हमारा देश चल रहा है, जो नियम कायदे कानून से साधन सुविधाएं आज हमको दी जा रही हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। संविधान की प्रगति माने लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचाना, उसके नियमों को जानना, वो सारी बातें हैं। तो आज हम इस पाठ के अंतर्गत संविधान की प्रगति पाठ के अंतर्गत हम सभी लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। तो इसमें सबसे पहला हेडिंग आपका आएगा लोकतंत्र। बच्चों, आप लोग जानते होंगे, दादा दादी माता पिता आप लोगों को इस बात से अवगत कराते होंगे, जब कहेंगे कोई कहानी बताओ, उनकी शुरुआत ही इसी से होती थी। एक राजा था, उसने ऐसा ऐसा राज करता था, तालाब खुदवाता था या लोगों की हत्या कर दिया करता था। बहुत सारी बातों को मौखिक या लिखित माध्यम से इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। राजतंत्र में लोगों को तानाशाही, हिटलरशाही व्यवस्थाएं, जनता त्रस्त थी, वो शासन व्यवस्था की नीति। तो ये सारी समस्याओं से जूझते हुए जब लोगों ने देश को स्वतंत्र होने के बाद, तो उस समय तंत्र की व्यवस्था होने लगी और संविधान के अनुसार तंत्र को संविधान में दर्शाया गया। बच्चों, एक तंत्र नाम दिया लोगों ने लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है? राजतंत्र का विरुद्धार्थी तो लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र, जनतंत्र, गणतंत्र, प्रजातंत्र।
सभी बातों को एक ही माध्यम दिया जाता है। लोकतंत्र, गणतंत्र, राजतंत्र, प्रजातंत्र, ये सारी बातें होगी। लोकतंत्र को हम लोग जानेंगे। लोकतंत्र में होता है लोगों द्वारा लोगों के लिए चलाई जाने वाली शासन पद्धति को हम लोकतंत्र कहते हैं। लोगों का तंत्र, आपका, 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 मेरा, कैसे होती। जैसे कोई आज हमारे सामने प्रत्याशी के रूप में आता है तो कहता है हम मंत्री बनेंगे, हम देश को चलाएंगे, हम राज्य को चलाएंगे, हम ग्राम पंचायत को चलाएंगे, हम जिलों को चलाएंगे। तो उस समय वह अपने मन से कहकर नहीं बैठ जाता है। ऐसी प्रक्रिया पहले नहीं थी। पहले राजा हुआ करता था, राजा के पास उसके पुत्र होता था, उसकी पुत्री होती थी, उसके खानदान होते थे, उसके लोग होते थे। ऐसी प्रक्रिया नहीं। लोकतंत्र में आज ऐसा है, लोगों द्वारा मतदान करके वोट देकर जिसको ज़्यादा लोग चाहते हैं, जिसको अधिक मतदान प्राप्त होता है, वही तंत्र व्यवस्था चलाने के लिए तैयार होता है। तो बच्चों, आज हम सभी लोग लोकतंत्र के बारे में जानेंगे। लोकतंत्र व्यवस्था क्या है, हमारे देश में कैसी प्रक्रिया है, इसके बारे में जानेंगे। लोकतंत्र है राजनीतिक परिपक्वता, पॉलिटिक्स। परिपक्व माने निपुण, जो चलाने करने लायक हो। लोग कहते हैं निपुण है इस कार्य में, तो परिपक्व मतलब पूरी तरह से जानता है। इस लोकतंत्र के इस एरिया के बारे में हम लोग जानेंगे। बच्चों ध्यान देना, लोकतंत्र क्या है। निर्धारित समय के बाद पारदर्शक और निष्पक्ष वातावरण में संपन्न होने वाले चुनाव हमारे लोकतंत्र की बहुत बड़ी उपलब्धि है। चुनावों के बीच घोषित होने वालों सार्वजनिक नीतियों और समस्याओं के विषय में भारतीय मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बच्चों, लोकतंत्र में जैसा कि मैंने बताया, आज मतदान की प्रक्रिया है। लोग मतदान के माध्यम से अपने प्रत्याशी को, लोगों को चुनते हैं। सबको मतदान करने का समान अवसर प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कोई अमीर एक मत देता है तो उसकी नहीं गिनती होगी, कोई अमीर एक मत देता है तो उसकी 2 की गिनती होगी, ऐसा नहीं। सभी लोगों का मतदान की जो गिनती होती है, जो मतदान का वजन होता है, जो मतदान का सम्मान होता है, समान होता है। तो देश को चलाने के लिए किसी भी व्यक्ति को निष्पक्ष, बिना कोई पक्षपात किए मतदान प्रक्रिया से उसको चुना जाता है। वह सत्ता में आकर शासन को चलाता है, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, लोगों को जो समस्याएं हैं वह दूर करने का प्रावधान करता है, योजनाएं लाता है। जो योजनाएं लागू होती हैं वह लोगों तक पहुँच रही हैं कि नहीं पहुँच रही हैं, जो भी साधन सुविधाएं लोगों द्वारा लोगों के लिए दी जा रही हैं वो दी जाती हैं कि नहीं, इसके बारे में सारी बातें बताई जाती हैं। बच्चों, चाहे वह भारत देश का सबसे श्रेष्ठ नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का भी एक ही वोट होता है, झाड़ू मारने वाले का भी एक ही वोट होता है। तो एक वोट दिया तो एक गिना जाएगा, राष्ट्रपति का भी झाड़ू मारने का। आज इस तंत्र में, लोकतंत्र में कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। एक राष्ट्रपति का लड़का जहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकता है, जो कार्य को कर सकता है, वहीं एक झाड़ू मारने वाले का भी बच्चा कर सकता है। तो ऐसी प्रक्रिया में बच्चों, चुनावों के माध्यम से जो कुछ भी चुना जाता है, जनता द्वारा चुना जाता है। तो जनता के लिए जो चुना जाता है उस कार्यप्रणाली को सही रूप से किया जाता है। ये सारी प्रक्रिया को चलाने के लिए भारत सरकार ने एक आयोग बनाया है जिसका नाम दिया है चुनाव आयोग। वह निश्चित करता है कि आप कब से
कब चुनाव होगा, कब मतदान होगी, कब मतगणना होगी, कब प्रत्याशी को क्या करना है, ये सारी बातों को बताने की प्रक्रिया को अपनाता है। तो माध्यम होता है, अगर उसका उल्लंघन वो करता है तो उस पर उसकी सजा उसको भुगतना पड़ता है। सही रूप से, सुचारू रूप से करने के लिए राजनीति की जो पॉलिटिक्स की जो परिपक्वता है, निपुणता है, सबसे पहले उसको जानकारी होनी चाहिए। उसमें आयु की भी बात या उसकी शर्तों की बात, सारी बातों को उसको पूरा करना पड़ता है। तो बच्चों, ये था राजनीतिक परिपक्वता। अगली घड़ी आपकी आएगी मताधिकार। मताधिकार मतलब मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार। आज कभी कभी पहले या लोगों के माध्यम से सुनने को मिलता था कि लोग जबरदस्ती किसी को मतदान करने, किसी को वोट देने का हक नहीं देते, छीन लेते। लेकिन चुनाव आयोग आज सख्त होने के नाते मतदान की प्रक्रिया को ऐसा कर दिया है कि जो हमारा मताधिकार है वह कोई छीन नहीं सकता। हमारा वोट हम जिसको चाहेंगे उसी को देंगे। यहाँ तक कि 6 प्रत्याशियों में से हमको किसी एक को वोट देना है, तो 6 को अगर नहीं देना है तो आज हमारे भारत सरकार ने या चुनाव आयोग ने उसमें एक नोटा बटन दिया है, जो कि आप वोट देंगे तो किसी को नहीं जाएगा, आपका कैंसल माना जाएगा। तो ऐसी प्रक्रियाओं को अपनाते हुए आज हमारे देश में मताधिकार की क्या प्रक्रिया है बच्चों, इसके बारे में जानेंगे। ध्यान देना, हमारे ख्याल से आपको सुन के ही इस बात को ध्यान में आ जाना चाहिए, बात को समझ में आ जाना चाहिए। तो इसके लिए ध्यान दो बच्चों, मताधिकार क्या है। मताधिकार के बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। वयस्क माने नौजवान, जिसकी आयु 18 साल पूरी हो जाती है उसको वयस्क पुरुष कहा जाता है। तो भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। स्वतंत्र भारत में देश के प्रत्येक भारतीय मतदाता के लिए 21 वर्ष आयु की शर्त प्रदान की गई थी। 20 दिसंबर 1988 को संसद ने 62वें संविधान संशोधन के माध्यम से 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। बच्चों, मताधिकार, मैंने बताया कि मताधिकार, मत का अधिकार सबको प्राप्त होता है। तो ऐसा नहीं कि उसके लिए भी कुछ शर्तें होती हैं कि बच्चा पैदा हुआ तो ही मतदान का अधिकार प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं। इसके लिए चुनाव आयोग ने, भारत सरकार ने आयु को निश्चित किया है। जब तक उसकी वयस्क आयु 18 वर्ष आयु पूरी नहीं कर लेता है तब तक उसको मतदान करने का अधिकार नहीं प्राप्त होता है। पहले यही आयु जो आज 18 है, इसके पहले 21 वर्ष थी। 21 वर्ष में लोगों को मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन 62वें संविधान संशोधन में, इसमें 1988 में संसद ने संविधान में संशोधन किया। संविधान में संशोधन क्या किया कि 21 वर्ष से आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया। तो 18 वर्ष की आयु होने से मतदाताओं की सूची में संख्या बढ़ गई। इससे आयु घटाने के बाद जब आयु 18 वर्ष कर दिया गया तो उस समय आज हमारा लोकतंत्र जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। सबसे अधिक मतदाताओं की संख्या है। तो इसको आय को किस आधार पर निश्चित किया जाता है, आय को निश्चित की जाती है, इसके बारे में जानेंगे। आय बच्चों इसलिए निश्चित की जाती है, आपकी आयु 18 वर्ष से कम है, आप कैसे व्यक्ति को चुनेंगे, अच्छा है कि खराब है कि कैसा है। तो गलत जगह आपका, गलत प्रत्याशी को आप वोट दे सकते हैं और गलत व्यक्ति के हाथ में देश की बागडोर चली जाएगी तो हो सकता है लोकतंत्र का सही ढंग से
प्रयोग न हो सके, लोगों को साधन सुविधाएं न मिल सके, इसके लिए चुनाव आयोग ने आय को निश्चित किया है। तो बच्चों, चाहे वह स्त्री हो, स्त्री माने चाहे लड़की हो, लड़की भी 18 वर्ष की आयु पूरी कर जाती है तो अपने माता पिता के घर पर ही रहकर वह मतदान कर सकती है। लेकिन जब उसका वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाता है और वह अपने ससुराल चली जाती है तो अपने पिता के यहाँ का जो मतदाता सूची होती है उसमें से नाम हटाकर उसके पति के साथ का नाम जोड़कर उसके ससुराल के वोटर लिस्ट में उसका नाम दर्ज कर दिया जाता है। तो बच्चों, इस तरह से आपको मतदान करने का अधिकार है। आपको मतदान करने का अधिकार कितने वर्षों में प्राप्त होता है? 21 नहीं बच्चों, 18 वर्षों में अब हो गया। कितने वर्षों में हो गया? 18 वर्षों में। आपको मतदान करने का अधिकार कितने वर्ष में मिलेगा? 18 वर्ष की आयु पूरा हो जाएगी तब आप मतदान कर सकते हैं। तो ऐसा तब किसी को, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, चाहे वह मुख्यमंत्री हो, चाहे वह सांसद हो, चाहे वह विधायक हो, चाहे सरपंच हो, चाहे मुखिया हो, तो उसको वोट देके आप चुन सकते हो। तो बच्चों, इस माध्यम से आप लोगों को हमारे ख्याल से मताधिकार का अधिकार प्राप्त हो गया होगा। मताधिकार कैसे, मतदान करने का अधिकार आप लोगों को कब प्राप्त होगा और कब वोट दे सकते हैं, ये सारी बातों के बारे में जानकारी होगी। हमारे ख्याल से आप लोग ध्यान से इस बात को सुनेंगे तो आपको न तो रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी, न तो दोबारा किताब खोलने की ज़रूरत पड़ेगी। एकदम पारदर्शिता जैसे स्पष्ट आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। तो बच्चों, आप अगली हेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। क्या है? लोकतंत्र में कोई व्यवस्था को चलाने लगता है तो ऐसा नहीं उसकी बकौती हो जाती है, या वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलाता रहेगा, जब तक उसके मन में आएगा तब तक चलाता रहेगा, ऐसा कभी नहीं। ये विकेंद्रीकरण, परिवर्तन सत्ता का, लोकतंत्र का बराबर होते रहता है। वैसे भी चुनाव आयोग ने 5 वर्षों की समय निश्चित किया है, 5 वर्ष में चुनाव होना ही है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखो बच्चों, सत्ता का विकेंद्रीकरण होने से सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के साथ साथ सामान्य जनता को भी सत्ता में सहभागी होने के अवसर प्राप्त होते हैं। इनमें सबसे बड़ा प्रयत्न 73 व 74वें संविधान संशोधन का था। बच्चों, संविधान संशोधन करके ये सारी बातों को दर्ज किया गया। 73वीं बार और 74वीं बार जब संशोधन किया गया, ये बातों को दर्ज किया गया। लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण में जानेंगे, सत्ता का कोई भी व्यक्ति दुरुपयोग न करे, गलत तरह से अपनी तानाशाही न करे, हिटलरशाही न करे, मनमानीपन न करे। इसके लिए सभी लोगों को सहभागी होने के लिए सामान्य जनता को भी, सामान्य जनता कौन होता है? हाँ, आप लोग क्या है? सामान्य वर्ग। तो हम सभी लोगों को भी चुनाव लड़कर इसमें बड़ा अवसर प्राप्त कर सकते हैं, सत्ता को चला सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसके लिए हेरा फेरी होता रहे, अदला बदली होता रहे। जो काम अच्छे ढंग से नहीं कर रहा है, लोगों जनता की दुख दर्द को नहीं जान रहा है, सारी धनराशि को अपने जेब में रख रहा है, एंजॉय अयासी के रास्ते पे चल रहा है, ऐसे लोगों को चुनाव के माध्यम से मतदान होते समय ही फैसला करके ऐसे लोगों को पद से हटाया जा सकता है। जो व्यक्ति सही ढंग से काम को सुचारू रूप से जनता की देख रेख करे, ऐसे व्यक्ति को लाया जा सकता है और किया जा सकता है। बच्चों, सत्ता का विकेंद्रीकरण, परिवर्तन होना, यह एक तरह से अच्छी बात है और इसमें गरीब वर्ग, सामान्य जनता को भी इसका अवसर मिलता है। यही प्रक्रिया जब नहीं होती थी
तो उस समय 73वें और 74वें बार संविधान में संशोधन करके ऐसी प्रक्रिया को बताया गया है। बच्चों, बार बार आप लोगों को आ रहा है, मैं कह रहा हूँ संविधान में संशोधन का मतलब। देखिए, जो मैंने संविधान की किताब बताया उसमें जो बातें लिखी गई हैं उसमें कुछ फेरबदल करने के लिए, कुछ बातों को डालने के लिए, कुछ बातों को निकालने के लिए, कुछ नई बातों को जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, संसद के जो सदस्य होते हैं, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, दिल्ली में उनकी सभाएं होती हैं, वो 100 में 75 लोग जब सहमत हो गए कि नहीं इस काम को होना चाहिए, इस काम को करना चाहिए, तो उस समय वही बात उसमें दर्ज की जाती है। तो मान लो पहली बार की तो पहला संशोधन, 15वीं बार किया तो 15वां संशोधन, 73 बार में 72 बार हो चुका है, 73 बार दूसरा कुछ दर्ज किया जा रहा है तो 73वें संशोधन। तो इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि इस तरह से संविधान में बार बार संशोधन और परिवर्तन किया जाता है। तो अच्छी बातों को, जो जनता के हित की बातें हों, उसको दर्शाया जाए। बच्चों, लोकतंत्र में लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण जैसा कि हमने बताया, तो हमारे ख्याल से आप लोग समझे होंगे संशोधन में सत्ता में सहभागी होने का अवसर कैसे प्राप्त होगा, क्या कर सकते हैं, इस बारे में जानेंगे। अगली हेडिंग हम लोग जानेंगे सूचना का अधिकार, RTI। सूचना का अधिकार मतलब समझ रहे हैं, जानकारी का अधिकार। RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, 2005 में इसको लागू किया, जो कि सूचना का अधिकार, राइट टू RTI इसको कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, 2005 में इसको लागू किया गया। बच्चों, इसको ऐसे मान लीजिए कि जैसे मानिए आपने कोई जानकारी है, उस जानकारी को आपको प्राप्त करना है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत वो जानकारी आपको मिल सकती है। ऐसा नहीं कि वो गोपनीय ढंग से छिपा के रखा रहे या रखी रहे या कोई न बताए, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। तो बच्चों, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। इसको याद रखिएगा, यह टिप्पणी करके पूछा जाता है, बोर्ड का एग्जाम आपको पूछता है 2 मार्क के लिए। अगर लिख देंगे सही ढंग से, हमारे ख्याल से 2 का 2 मिल जाता है। इसको ध्यान से सुनिएगा। आइए इसको सुनते हैं। नागरिकों को सहभागी होने का अवसर प्रदान करने के साथ साथ उनके साथ सरकार का संवाद बढ़ना चाहिए। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को प्रत्यक्ष रूप में उतारने के लिए भारतीय नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान किया गया है। बच्चों, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। पहले एक एग्जाम्पल आप लोग सुनिए। मानिए आपकी परीक्षा लेना, सूचना हमको या लोगों को देना है और वह सूचना आपको नहीं दी जाती और बिना सूचना का आपकी परीक्षा हो जाती, तो आप इसकी जानकारी को मांग सकते हैं कि हमको इसकी जानकारी नहीं दी गई थी और परीक्षा ले ली गई, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरी, चाहे वह कोई भी प्रक्रिया हो, आपस में संवाद की बात हो, तंत्र व्यवस्था से या किसी तरह की बात हो, तो इसके लिए आपको सभी को सूचना का अधिकार हमारे चुनाव आयोग ने या हमारे संविधान ने लोगों को दिया है। तो आपस में इसकी जानकारी या उसका उत्तरदायित्व निभाने की जो प्रक्रिया होती है उसको पूरा करना पड़ता है। अभी आप कहेंगे कि भारत देश का हमारे प्रधानमंत्री जो है वह कौन सा कार्य कर रहा है, क्या पैसे का लेखा जोखा है, इसको हम नहीं जान सकते हैं, तो गलत है। इसको भी आप इसकी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी को मांग सकते हैं, जानकारी को ले सकते हैं कि आप क्या क्या करने वाली आपकी योजनाएं हैं, आपने इतनी धनराशि आई, इसको आपने कहाँ पे व्यय किया, खर्च किया, कौन सा काम किया, आप कौन कौन से कार्य आगे करने वाले, ये सारी बातों का लेखा जोखा किया जा सकता है, संवाद किया जा सकता है,
विचार किया जा सकता है। और यह पारदर्शिता आर पार, मतलब अंदर से यह न लगे कि पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, ऐसी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। इसकी पारदर्शिता होनी चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वह लोगों को दिखना चाहिए, लोगों के माध्यम से होना चाहिए। ऐसी प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाले जो भी कार्य होते हैं, जो भी प्रक्रियाएं की जाती हैं, उस आधार पे सूचना का अधिकार लोगों को प्राप्त हुआ है। इसके माध्यम से भी किसी भी विभाग में आप जाइए, आरटीआई के तहत, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आपको वहाँ की जो जानकारी चाहिए और जिस माध्यम से चाहिए उस माध्यम से आपको देने के लिए वहाँ के लोग मजबूर होने का मतलब नियम के अंतर्गत आता है, उनको इस बात को करना है, देना है। ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। तो भारत देश में भारतीय नागरिकों के लिए किसी भी विभाग में, किसी भी, चाहे वह सीएम का ही ले या राज्यपाल या कोई भी व्यक्ति कार्यालय का कोई भी कामकाज से कोई भी प्रक्रिया का लेन देन है, इसको हम करने के लिए हम तैयार हैं या किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत आरटीआई का जो अधिकार है बच्चों, इसको जानिए, अपने जीवन में उपयोग में लाइए, आपको यह काम में आएगा। किसी भी उपयोगिता का इसको, अपने नॉलेज को, अपनी जानकारी को उपयोग में लाकर आगे बढ़ाइए। तो बच्चों, कुल मिला के आज ये सारी जो बातों को हम लोगों ने जाना इस पाठ में, संविधान की प्रगति में, तो इस तरह से हमारे ख्याल से आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। और जो भी डाउट लगता है कि ये चीज़ हमको नहीं समझ में आई, वीडियो बार बार सुनिएगा, तब पर भी नहीं समझ में आता है तो हमसे फिर पूछिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति चाहिए। धन्यवाद।